कोलकाता रेप केस। The rape and murder case is Ashads, as doctor, trainee doctor was raped and murdered. And murder of a trainee doctor. भारत में रोज रेप केस, रेप करने वाले 57 rape cases India records every day. बच्ची वो मेरी भी तो हो सकती है। बच्ची के साथ उसके पिता एवं उसके बड़े पिताजी ने दुष्कर्म किया। हजारों लाखों रेप केस बिना न्याय के। By the government's own admission, victims of rape are being failed. Its review of why convictions are so low concludes thousands have gone without justice. पीड़िता को न्याय मिलना मुख्य चिंता का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चालान रिकॉर्ड से क्यों गायब है? बंगाल की टीएमसी सरकार लोगों में डर पैदा करना चाहती है, आखिर क्यों? महिलाओं का शोषण कौन करता है? आखिर में देखेंगे रेपिस्टों को मौत की सजा क्यों नहीं दी जाती। इस वीडियो के सारे स्रोत की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता इस वक्त गुस्से, प्रदर्शन और अशांति का सामना कर रहा है। इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई क्रूरता ने इस शहर और राज्य समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 9 अगस्त कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। पीड़िता अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई। उसके चेहरे और शरीर पर कई चोटें थी। इसके बाद कोलकाता पुलिस पहुंची। पहले इसे आत्महत्या का मामला समझा गया और महिला के माता पिता को सूचित किया गया, लेकिन फिर देर रात ताला पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज कराई गई। 10 अगस्त कोलकाता पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न के बाद हत्या की पुष्टि हुई। कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन की प्रतिक्रिया में अव्यवस्था पाए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की। 11 अगस्त बंगाल सरकार ने अस्पताल परिसर के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के लिए कथित चूक को लेकर कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट का तबादला कर दिया। 12 अगस्त आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपने इस्तीफे की मांग के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने विरोध के तौर पर देश भर में वैकल्पिक सेवाएं बंद करने की घोषणा की। 13 अगस्त कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को एक्सीटेंडेंट लीव पर जाने का आदेश दिया। साथ ही मामले की जांच CBI को सौंप दी। 14 अगस्त 25 सदस्यीय CBI टीम का गठन किया गया और जांच शुरू की गई। आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध रैली की घोषणा की। 15 अगस्त अज्ञात लोगों के एक बड़े समूह ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में घुसकर इमरजेंसी डिपार्टमेंट और नर्सिंग स्टेशन में तोड़ फोड़ की। IMA ने इस बलात्कार और हत्या और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर की गई गुंडागर्दी के विरोध में 17 अगस्त को 24 घंटे के लिए देश भर में सेवाएं बंद रहने की घोषणा की। 16 अगस्त आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए कम से कम 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के परिवार ने अस्पताल के कई इंटर्न्स और फिजिशियंस के मामले में इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगाया। 17 अगस्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की और डॉक्टरों की एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने आरोप लगाया कि घटना स्थल पर अचानक मरम्मत की गई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने का अनुरोध किया और कहा कि वह हेल्थ प्रोफेशनल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति बनाएगा। 18 अगस्त आरोपियों को मृत्युदंड देने की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई 20 अगस्त को तय की। 19 अगस्त CBI ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार चौथे दिन पूछताछ की। स्थानीय अदालत ने CBI को आरोपों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति दे दी। 20 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया। साथ ही राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। 21 अगस्त कोलकाता पुलिस ने आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ से आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा संभालने को कहा। कोलकाता बलात्कार हत्या मामला। सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 22 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या का विरोध कर रहे डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि उनकी शिकायतों को संस्थागत बनाने के लिए अब उपाय किए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय टास्क फोर्स द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक बुनियादी सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिर्देशकों के साथ समन्वय करें। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद दिल्ली एम्स इंदिरा गांधी अस्पताल और डॉक्टर RML अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन RDA ने अपने 11 दिवसीय हड़ताल वापस ले ली। आरजीकर पीड़िता का न्याय मुख्य चिंता का विषय। वकीलों के अनुसार आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में न्याय प्राथमिक चिंता का विषय है, लेकिन कई छात्रों द्वारा अनुचित साधनों के माध्यम से चिकित्सा में डिग्री प्राप्त करने के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स NTF के भविष्य में दूरगामी प्रभाव होंगे। टीएमसी के सामने अभूतपूर्व चुनौती, नई राजनीतिक ताकत के लिए जगह बनी। आरजीकर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या ने पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर जन आक्रोश पैदा कर दिया है, जिससे सत्तारूढ़ टीएमसी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया है और 2011 में पदभार संभालने के बाद से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सामने आई है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों और नेताओं का मानना है कि इस त्रसादी के बाद निरंतर चले जन आंदोलन ने पश्चिम बंगाल में एक नए राजनीतिक दल के लिए उपजाऊ जमीन तैयार कर दी, जिसका नेतृत्व आम नागरिक, छात्र और पेशेवर लोग कर रहे हैं, जिनका सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी भाजपा CPI से मोह भंग हो चुका है। बंगाल के अपराजिता बलात्कार विरोधी विधेयक में क्या शामिल है? 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक युवा डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के जवाब में सर्वसम्मत से अपराजिता महिला और बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। विधेयक में सख्त दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें बलात्कार के परिणाम स्वरूप मृत्यु या स्थायी चोट लगने पर अनिवार्य मृत्यु दंड शामिल है, जो भारतीय कानून में पहली बार है। यह बलात्कार और एसिड अटैक के मामलों में तेजी से जांच और सुनवाई को भी अनिवार्य बनाता है, जिसकी समय सीमा को क्रमशः 21 और 30 दिन तक कर दिया गया है। बंगाल के राज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को हटाने की जनता की मांग पर ममता से कैबिनेट बैठक बुलाने को कहा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CB आनंद बोस ने 8 सितंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को बदलने की लोगों की मांग पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। राज्यपाल के अनुसार राज्य को संविधान और कानून के शासन के तहत काम करना चाहिए। शुतुरमुर्ग जैसा रवैया काम नहीं आएगा और राज्य को कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाने की जनता की मांग को पूरा करना चाहिए। कोलकाता के डॉक्टरों ने बताया, टीएमसी सरकार लोगों में डर पैदा करना चाहती है। ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स के पूर्ण प्रतगान ने बताया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस अब न्याय के लिए आंदोलन को तोड़ने पर आमादा है और पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक हो रहे हैं। कल रात नयहाटी में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की। वे लोगों में डर पैदा करना चाहते हैं, वे डॉक्टरों को बदनाम करना चाहते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुर्घटना के
के शिकार व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन डॉक्टर क्या कर सकते थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वे मौत को रोक नहीं पाए। पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों के मन में विश्वास। पीठ ने कहा, पश्चिम बंगाल राज्य के डॉक्टरों के मन में यह विश्वास पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि उनकी सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर उचित ध्यान दिया जा रहा है। इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला कलेक्टर और एसपी, पुलिस अधीक्षक सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सार्वजनिक अस्पतालों में स्थिति का जायजा लेंगे और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे। वाम मोर्चा संगठनों ने कोलकाता पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकाला, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। मृतक कोलकाता चिकित्सक के लिए न्याय की मांग करते हुए कई वाम मोर्चा संगठनों के सदस्यों ने सोमवार 9 सितंबर 2024 को लाज बाजार स्थित शहर के पुलिस मुख्यालय तक मार्च किया और राज्य सरकार और सत्तारूढ़ टीएमसी पर वास्तविक अपराधियों को बचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को धक्का दिया और लाल बाजार की लोहे की दीवार पर चढ़ने का प्रयास किया। उन्होंने लाल और काले रंग की महिला चिकित्सक की तस्वीर वाले प्ले कार्ड ले रखे थे, जिन पर नारा लिखा था, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आपके उत्पीड़कों को अधिकतम सजा नहीं मिल जाती। व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेड्स के पीछे पुलिस और आरएएफ की मजबूत मौजूदगी थी। बंगाल में डॉक्टरों ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बड़ा बयान जारी किया। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के एक शीर्ष संघ ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी से उनके इस दावे के लिए बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है कि एक युवा दुर्घटना पीड़िता की मौत इसलिए हुई क्योंकि डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन में व्यस्त थे। सोशल मीडिया पर श्री बनर्जी के दावे को झूठ और भड़काऊ बताते हुए डॉक्टरों के संयुक्त मंच ने उनसे बिना शर्त माफी की मांग की। यह पहली बार है जब डॉक्टरों ने सीधे टीएमसी नेतृत्व के शीर्ष पायदान पर हमला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सीआईएसएफ को आवास और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के साथ संपर्क स्थापित करने 10 सितंबर 2024 तक कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तैनात अपने कर्मियों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और आवास सुनिश्चित करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया और सीआईएसएफ के एक शीर्ष अधिकारी को संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए नामित करे तथा यह सुनिश्चित करे कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल की सभी 3 कंपनियों को उचित आवास उपलब्ध कराए। शीर्ष अदालत ने केंद्र की इस दलील पर गौर किया कि सीआईएसएफ आरजीकर कॉलेज और कोलकाता नगर निगम स्कूल और इंदिरा मातृ सदन के RMA क्वार्टरों में ठहराया गया है। डॉक्टरों के 1 महीने तक काम बंद रखने से बंगाल की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित रूप से बलात्कार और हत्या की शिकार हुई एक सहकर्मी के लिए न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों के काम बंद आंदोलन के कारण पश्चिम बंगाल में 1 महीने से अधिक समय में स्वास्थ्य सेवाएं काफी बाधित हैं। सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के कारण 23 लोगों की मौत हो गई है। आरजीकर अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर ने PTI से कहा, 1 महीने से ज्यादा हो गया है और जांच किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। पीड़िता को न्याय कब मिलेगा? क्या आपको लगता है कि हम लोगों के साथ न्याय कर रहे हैं? हम काम बंद नहीं करना चाहते, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम काम पर नहीं लौटेंगे। आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर ने एक टेलीमेडिसिन सेवा अभया क्लिनिक शुरू की है, जिसके माध्यम से उन्होंने मरीजों को देखना शुरू कर दिया है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए कोर्ट के निर्देश की सराहना की। तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश की सराहना की जिसमें पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को मंगलवार 10 सितंबर 2024 शाम 5 बजे तक काम पर लौटने को कहा है और कहा कि डॉक्टरों का प्राथमिक कर्तव्य जीवन बचाना है और इस प्रतिबद्धता से समझौता नहीं किया जा सकता। विरोध प्रदर्शन कर्तव्य की कीमत पर नहीं हो सकता। हम विनम्रता पूर्वक उनके आग्रह करते हैं कि वे जरूरतमंद लोगों की देखभाल करने की अपनी पवित्र शपथ का पालन करें। सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से विरोध प्रदर्शन बंद कर पूजा उत्सव में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा, अगर हर रोज रात में विरोध प्रदर्शन होते हैं तो लोग परेशान होते हैं। 1 महीना बीत चुका है। बलात्कार, हत्या के खिलाफ और कार्य
स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। 9 अगस्त को डॉक्टर का शव मिलने के बाद से पिछले एक महीने में प्रदर्शनकारियों ने 2 मौकों 14 अगस्त और 8 सितंबर पर रिक्लेम द नाइट का आह्वान किया है। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता के सीपी गोयल का इस्तीफा खारिज किया। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने कहा, कोलकाता के सीपी विनीत गोयल ने आरजी कर के विरोध के बाद इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन हमें दुर्गा पूजा से पहले कानून और व्यवस्था की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को डॉक्टरों को आश्वस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि पिछले 28 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टरों के काम से अनुपस्थित रहने के कारण पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुआ है और सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सार्वजनिक अस्पतालों में सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इसमें अलग अलग ड्यूटी रूम और शौचालय उपलब्ध कराना और सीसीटीवी लगाना शामिल है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि डॉक्टरों के लिए सीसीटीवी लगाने और अन्य संरचनात्मक सुधारों के लिए राज्य द्वारा धन आवंटित किया गया है। डॉक्टरों के हड़ताल के कारण 23 लोगों की मौत और 6 लाख मरीजों को इलाज से वंचित किया गया है। श्री सिब्बल ने अदालत को बताया कि अपर्याप्त उपचार के कारण 23 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन बिना किसी पुलिस अनुमति के हो रहा है और डॉक्टर घायल पुलिस कर्मियों का इलाज करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में रेजिडेंट डॉक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और बताया कि 6000 मरीजों को उपचार से वंचित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को अगली सुनवाई पर पोस्टमार्टम चालान पेश करने का आदेश दिया। निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई की तारीख यानी 17 फरवरी को शव के साथ पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को भेजी गई अपराध स्थल की वस्तुओं की सूची वाला चालान पेश करें। पश्चिम बंगाल सरकार को राष्ट्रीय टास्क फोर्स की रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अस्पतालों में सुरक्षा उपाय लागू करने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के शव की तस्वीरें सोशल मीडिया से तुरंत हटाने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि पीड़िता और उसके परिवार की निजता और गरिमा की रक्षा के लिए पीड़िता के शव की तस्वीरों को तुरंत सोशल मीडिया से हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अस्पताल में अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश न करने देने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएं। वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने आरोप लगाया कि अपराध स्थल के साथ छेड़छाड़ की गई तथा ल्यूमिनोल परीक्षण से बचने के लिए आसपास के बाथरूम की टाइलें और सिंक बदल दिए गए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सीबीआई से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी सुरक्षा उपाय किए जाएं ताकि नागरिक स्वयं सेवकों सहित अनाधिकृत व्यक्तियों को अस्पताल के सभी हिस्सों में प्रवेश न करने दिया जाए। एफआईआर दर्ज करने से कम 14 घंटे की देरी हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शव कब मिला और उस दौरान कमरे में क्या हलचल थी, इस बारे में स्पष्टता है। उन्होंने यह भी बताया कि पेट की सामग्री से भी कुछ पता चलता है, लेकिन उन्होंने इसे अधूरा छोड़ दिया। अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने बयान पूरा करते हुए बताया कि पेट की सामग्री से पता चलता है कि पीड़िता ने खाना खाया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। श्री सिब्बल ने इस संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीबीआई से कहा कि यदि दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ तो एजेंसी को कोलकाता पुलिस से इन्हें प्राप्त करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का चालान रिकॉर्ड से क्यों गायब है। मुख्य न्यायाधीश ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने के समय इस्तेमाल किए जाने वाले चालान का इस्तेमाल के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कपड़ों और जब्त की गई वस्तुओं तथा बैग में रखे गए सामानों की सूची शामिल है। श्री मेहता कहते हैं कि यह दस्तावेज सीबीआई को नहीं सौंपा गया। मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि इस दस्तावेज के बिना पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को शव नहीं मिलेगा। न्यायमूर्ति पारदीवाल ने टिप्पणी की, यदि यह दस्तावेज गायब है तो कुछ गड़बड़ है। चंद्रचूड़ ने फिर सवाल किया कि क्या कोलकाता पुलिस ने पूरा सीसीटीवी फुटेज सीबीआई को सौंप दिया था। उन्होंने कहा कि अभियुक्ता के सेमिनार हॉल से बाहर निकलने की फुटेज मौजूद है। सीजेआई ने पूछा, और कौन अंदर आया। पीड़िता की मौत हत्या थी। श्री मेहता ने स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि पीड़िता की मृत्यु हत्या थी तथा बलपूर्वक प्रवेश और यौन दुर्व्यवहार के साक्ष्य भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सीबीआई इसे दोबारा जांच के लिए
एम्स दिल्ली भेजेगी। पोस्टमार्टम के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट और 5 महिला डॉक्टर मौजूद थे। एक वकील ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि शाम 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम कभी नहीं किया जाता। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पीड़िता के कपड़ों को सिल करके पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने जांच अधिकारी को सौंप दिया था। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में CFSL द्वारा किए गए फॉरेंसिक विश्लेषण पर असंतोष व्यक्त किया। श्री मेहता का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने केवल 27 मिनट की CCTV फुटेज सौंपी। जनरल डायरी प्रविष्टि के समय को लेकर CBI और पश्चिम बंगाल सरकार में टकराव। कोलकाता पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला कब दर्ज किया। श्री सिब्बल को संबोधित करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने स्पष्टीकरण मांगा कि 9 अगस्त को कोलकाता पुलिस द्वारा अप्राकृतिक मौत का मामला किस सटीक समय पर दर्ज किया गया था। सिब्बल ने जवाब दिया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 पर आया और UD मामला दोपहर 2:55 पर दर्ज किया गया। CJI चंद्रचूड़ ने प्रिंसिपल के आवास और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बीच की दूरी के बारे में पूछा। प्रिंसिपल के आवास और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बीच की दूरी 20 मिनट है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा CBI के साथ अपनी स्टेटस रिपोर्ट साझा न करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने पूछा क्यों छिपाया जा रहा है। जवाब में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई, बल्कि सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपी गई। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ शुरू हुआ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या पीड़िता के माता पिता को धमकाया जा रहा है। टीएमसी नेताओं ने दी डॉक्टरों को चेतावनी। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लगाए कई आरोप। क्या पीड़िता के माता पिता ने कहा अब न्याय नहीं मिलेगा। क्या सरकार इन डॉक्टरों की मांगे पूरी नहीं करेगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल गुरुवार 14 सितम्बर को 35वें दिन भी जारी है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने डॉक्टरों की बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया। बंगाल सरकार ने जूनियर डॉक्टरों की मांग को मानने से इनकार कर दिया है। जूनियर डॉक्टर चाहते थे कि ममता बनर्जी खुद बातचीत में शामिल हो और बातचीत का सीधा प्रसारण हो, लेकिन सरकार ने कहा कि बिना शर्त बातचीत होगी। इसके बाद जूनियर डॉक्टरों और सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। बंगाल स्वास्थ्य भवन के सामने डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन जारी है। सरकार के मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक ताकतें हैं। हालांकि डॉक्टरों ने सरकार के इन आरोपों को पूरी तरह से नकारा है। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने डॉक्टरों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें, साथ ही डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की। सरकार ने दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें डॉक्टरों से 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक काम पर लौटने को कहा गया था, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर सरकार ने यह भी साफ नहीं किया कि कोर्ट के आदेश की अवमानना करने वाले डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े हैं। फिलहाल जूनियर डॉक्टरों और सरकार के बीच बातचीत की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। 21 डॉक्टरों के खिलाफ जांच स्थगित। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 21 डॉक्टरों पर लगाए गए आरोपों की जांच फिलहाल स्थगित कर दी गई। इन डॉक्टरों पर कॉलेज की प्रक्रिया को बाधित करने और डर का माहौल बनाने का आरोप है। टीएमसी नेता ने दी डॉक्टरों को चेतावनी। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने डॉक्टरों के आंदोलन के खिलाफ ही अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर ने चेतावनी दी है कि अगर डॉक्टरों का आंदोलन जारी रहता तो हम लोग भी विरोध करेंगे। डॉक्टरों के इस हड़ताल से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा टीएमसी के नेताओं ने डॉक्टरों को देशद्रोही करार देते हुए कड़ा रुख अपनाने की बात कही है। आरोपी संजय राय
से फिर की गई पूछताछ। इस केस की जांच में सीबीआई की सक्रियता बढ़ गई है। सीबीआई की टीम में आरोपी संजय राय से एक बार फिर पूछताछ की है। इसके अलावा 4 जूनियर डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई है। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की गई। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से यह जानने की कोशिश की शुरुआती जांच कैसे की गई। पीड़िता के माता पिता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर से भरोसा उठ जाने की बात कही। उनका कहना है कि पुलिस ने मामले को जिस तरह से हैंडल किया उसे देखकर उनका भरोसा उठ गया है। पिछले महीने रेप और हत्या की शिकार हुई कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता ने कोलकाता पुलिस पर मामले की शुरुआत से ही सबूत नष्ट करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कोलकाता में रविवार को विशाल विरोध मार्च में ट्रेनी महिला डॉक्टर की मां ने कहा, सरकार, प्रशासन और पुलिस ने मामले की शुरुआत से ही हमारे साथ सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शुरुआत से ही सबूत नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैं अनुरोध करती हूं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक सामूहिक विरोध जारी रहना चाहिए। मृत महिला डॉक्टर के पिता ने कहा कि सामूहिक विरोध प्रदर्शन से उन्हें उम्मीद जागी है कि न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे साथ रहें। मुझे पता है कि न्याय इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। हमें न्याय सुनिश्चित करना होगा। मुझे उम्मीद है कि लोग हमारे साथ रहेंगे क्योंकि वे हमारी ताकत का मुख्य स्रोत हैं। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर लगाए हैं कई आरोप। वहीं इससे पहले 4 सितंबर को पीड़िता के पिता ने पुलिस पर जानबूझकर एफआईआर दर्ज करने में देरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि एक पुलिस कमिश्नर ने उन्हें पैसे की पेशकश की थी और मामले को सुलझाने के लिए उन्हें मनाने का भी प्रयास किया था। उन्होंने कोलकाता पुलिस के एक अन्य अधिकारी पर मीडिया में गलत बयानों के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि वे अपनी बेटी के शव को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें उसका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजनीतिक दल पीड़ित माता पिता को परेशान कर रहे हैं। पीड़िता के पिता ने बताया कि करीब 300 से 400 पुलिस कर्मियों ने हमें घेर लिया और उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हमें अपनी बेटी के अंतिम संस्कार के लिए मजबूर होना पड़ा। पीड़िता के पिता के इस बयान से राज्य में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि राजनीतिक दलों को शोकाकुल माता पिता को अकेला छोड़ देना चाहिए। राज्य मंत्री शशि पांजा ने कहा, यहाँ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। पिता ने आरोप लगाया कि बंगाल के मुख्यमंत्री ने मामले में कोई काम नहीं किया। प्रशिक्षु डॉक्टर के पिता ने कहा, उन्होंने मामले में केवल संजय राय को गिरफ्तार किया गया है। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि इसमें विभाग का ही एक व्यक्ति शामिल है। पश्चिम बंगाल और उसके बाहर एक महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच ममता बनर्जी ने लोगों से उत्सवों पर लौटने की अपील की है। जूनियर डॉक्टरों के नेतृत्व में और जनता के समर्थन से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में त्वरित न्याय की मांग की जा रही है। वहीं ममता बनर्जी ने दावा किया कि विरोध प्रदर्शनों के कारण व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। उन्होंने शांति और सामान्य जीवन की ओर लौटने का आह्वान किया। सोमवार को राज्य सचिवालय में एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप उत्सवों पर लौट आएं और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को जल्द से जल्द जांच पूरी करने दें। भारत में रेप के आंकड़े और रेप करने वालों की सजा। भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, यानी हर 20 मिनट में एक। देश में रेप के मामलों में 96% ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं। 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2,44,000 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2022 में 4,45,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। 2022 में राजस्थान में रेप 5399 मामले दर्ज किए गए थे। दूसरे नंबर पर 3690 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर था। आंकड़े बताते हैं कि रेप के 96% से ज्यादा मामले में पहचान वाला ही आरोपी निकलता है। रेप के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही कानून में है। हर साल रेप के कई मामलों में दोषियों की फांसी की
सजा सुनाई जाती है, लेकिन बीते 20 साल में रेप और मर्डर मामले में 5 दोषियों को ही फांसी सजा मिली है। दोषियों को मौत की सजा देने का विरोध भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में माना है कि मौत की सजा केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही दी जानी चाहिए। 1980 में बच्चन सिंह बनाम पंजाब सरकार मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि उम्र कैद नियम है, जबकि सजाए मौत अपवाद है। 1983 में मच्छे सिंह बनाम पंजाब सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 ऐसी परिस्थितियां तय की थी जिनमें अदालतें दोषी को फांसी की सजा दे सकती थी। ये परिस्थितियां थी हत्या करने का तरीका, हत्या का मकसद, अपराध की असामाजिक या घृणित प्रकृति, अपराध की भयावहता और पीड़िता का व्यक्तित्व। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अदालतों को अपने फैसले में ये भी सभी करना होगा कि क्यों दोषी को आजीवन कारावास की सजा देना ना काफी था और मौत की सजा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। आंकड़े बताता है कि हर साल जिन मामलों में दोषियों को फांसी होती है उनमें से ज्यादातर रेप और मर्डर के अपराधी होते हैं। दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की प्रोजेक्ट 39 की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में सेशन कोर्ट ने 120 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी। इनमें से 64 यानी 53% मामले रेप और मर्डर से जुड़े थे। पिछले 20 साल के आंकड़े देखे तो रेप और मर्डर के 5 दोषियों को ही फांसी हुई है। 14 अगस्त 2004 को धनंजय चटर्जी को फांसी पर चढ़ाया गया था। उसे 1990 में 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के मामले में फांसी की सजा मिली थी। उसके बाद 20 मार्च 2020 को निर्भया के 4 दोषियों को फांसी मिली थी। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में एक युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था। बाद में उसकी मौत हो गई। उसे निर्भया नाम दिया गया। निर्भया कांड के 6 दोषी थे, जिनमें से एक नाबालिग था। नाबालिग 3 साल की सजा काटकर छूट गया। एक दोषी ने आत्महत्या कर ली। बाकी 4 दोषी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता ने अपनी फांसी रुकवाने के लिए सारी तरकीबें आजमा ली, लेकिन टाला नहीं जा सका। मार्च 2020 में चारों को तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ऐसी सूचना देने वाली वीडियो को देखने के लिए।